नमस्कार दोस्तों, 4 दिसंबर 2016 को एडगर मैडिसन वेल्च नाम का एक व्यक्ति अमेरिका की एक वेल नोन पिज्जा बेचने वाली कंपनी कॉमेट पिंग पोंग की एक शॉप में एक AR-15 राइफल और एक हैंडगन लेकर घुस जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपने आप को सरेंडर भी कर देता है। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार हुआ था। हुआ ये था कि उस टाइम अमेरिका में चुनाव होने वाले थे। हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी। जॉन पेडिस्टा उस टाइम हिलेरी क्लिंटन के इलेक्शन कैंपेन के चेयरमैन थे। मिस्टर पेडिस्टा के ईमेल चोरी करके इन्हें विकीलीक्स में पब्लिश कर दिया जाता है। ऑनलाइन फोरम जैसे रेडिट और 4chan पर कुछ यूजर्स इन मेल्स को मिस इंटरप्रेट करके सर्कुलेट करने लगते हैं और एक फॉल्स नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे इनमें से कुछ ईमेल पिज्जा पार्टी और पिज्जा ऑर्डरिंग से रिलेटेड थे जो जॉन पेडिस्टा ने कुछ लोगों को भेजे थे। अब इन इंटरनेट यूजर्स ने इसमें उस पिज्जा वर्ड को पेडोफिला से मिस इंटरप्रेट करके फैलाना शुरू कर दिया था। पेडोफिला का मतलब होता है बाल यौन शोषण। इनके कहने का मतलब था कि हिलेरी क्लिंटन और उनसे जुड़े लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रॉकेट चलाते हैं और अपनी बातचीत में ये लोग पिज्जा वर्ड का यूज पेडोफिला के कोड वर्ड के रूप में यूज करते हैं और ये रॉकेट ये कॉमेट पिंग पोंग पिज्जा कैफे से ऑपरेट करते हैं। इस नैरेटिव को हिलेरी क्लिंटन की अपोजिशन पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा और वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और इस बात का इनके पास कोई ठोस एविडेंस भी नहीं होता है। नतीजा ये निकलता है कि हिलेरी क्लिंटन पिंग पोंग पिज्जा कंपनी के मालिक और इनके स्टाफ्स को डेथ थ्रेट मैसेज आने लगते हैं और इंटरनेट पर इन्हें गालियां भी दी जाती हैं। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि एडगर मैडिसन वेल्च नाम का एक व्यक्ति पिंग पोंग पिज्जा कैफे में घुसकर गोलियां चला देता है। इन्वेस्टिगेशन में यह व्यक्ति बताता है ये कैफे में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रॉकेट का पर्दाफाश करने के लिए गया था और जब उसने वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बाद में इस गोली चलाने वाले व्यक्ति को 4 साल की जेल भी हो जाती। फॉर्चुनेटली इसमें किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन अगर चली जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों का? जिसने ये र्यूमर फैलाया या फिर जिसने इन सब बातों पर विश्वास किया, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। वो बस इंटरनेट पर ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं और सच मान लेते हैं और फंस जाते हैं इस तरह के नैरेटिव फैलाने वाले दरिंदों के जाल में। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे फॉल्स नैरेटिव, गलत इंटरप्रिटेशन और डिसइंफॉर्मेशन का यूज पॉलिटिकली ड्रिवन ग्रुप्स, प्रॉफिट ड्रिवन एंटिटीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट द्वारा अपने डिफरेंट मोटिव्स के लिए किया जाता है। ये सब करते वक्त ये अपनी मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को साइड में रख देते हैं। आम लोगों के नफा नुकसान से इनको कोई मतलब नहीं होता है। गलत जानकारी को फैलाने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव इन नेचर होती है, जिसकी वजह से ये सही इन्फॉर्मेशन के कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। जब कभी भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले हम उस जानकारी को समझते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, ना कि उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कहीं से कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें यह दिखाया गया होगा कि किसी देश में आपके देश के लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया है और उसके साथ ही एक नैरेटिव जोड़ दिया जाएगा कि उस देश में इंडियंस को लाइक नहीं किया जाता है या फिर दूसरा नैरेटिव। फिर ये वीडियो न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया के थ्रू होता हुआ आपके पास आ जाता है। तो आप इस वीडियो को केवल समझोगे कि अच्छा ये हुआ है मेरे देशवासियों के साथ। आप ये नहीं पता लगाओगे कि क्या ये वीडियो सच में उसी घटना का है जिसका ये बताया जा रहा है। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो वीडियो उस घटना का हो ही ना। जैसे मुजफ्फरनगर दंगों के टाइम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह दिखाया गया था कि एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरे कम्युनिटी के लोगों को पीटा गया है और पीट कर मार दिया गया है। जैसे ही ये वीडियो लोगों को मिलता है, दंगे और भड़क जाते हैं। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि वो वीडियो 2 साल पुराना है और पाकिस्तान के किसी ट्राइबल एरिया का है। बाद में राज्य सरकार इसके वायरल होने के सोर्स का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल हेल्प भी मांगती है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार को एक लेटर भी लिखती है।
मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ गया था। फॉल्स नैरेटिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपकी भावनाओं के साथ जोड़कर इस हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके आपके सामने रखा जाता है कि आप उस चीज़ को सच मान बैठते हैं। जैसे 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो पब्लिश करती है, जिसमें वो कहीं पर भी ये बात नहीं लिखती कि देश के लोगों की वेल्थ को छीनकर किसी एक समुदाय के लोगों में बांट दिया जाएगा। हालांकि इस मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि कांग्रेस देश के लोगों का कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएगी और साथ ही साथ उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता लगाएगी और इस डाटाबेस के आधार पर अपनी आगे की पॉलिसीज बनाएगी। लेकिन इसी बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किस तरह से अपने एक भाषण में मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप लोग सुन लीजिए। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब भले ही ये सब चीजें इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए किया था, लेकिन इसको सुनकर क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे दो समुदाय के बीच में कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती? लेकिन इसकी परवाह किसको? इसी तरह कोविड-19 के टाइम पर कई तरह के ड्रग्स और ट्रीटमेंट को बढ़ चढ़कर टेलीविजन, सोशल मीडिया पर प्रमोट किया गया था, जिसमें बोला जाता है आप ये दवाइयों का यूज करो या फिर ये ट्रीटमेंट अपनाओ, इससे आपका कोविड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि प्रचार करने वाले ये तक दावा करते थे कि उनकी दवाइयाँ 100% प्रूवन भी हैं और कोविड-19 का 100% इलाज करने में भी सक्षम है। इसके साथ ही अगर जानकारी किसी रिपीटेड सोर्स से आ रही हो तो चांसेज और बढ़ जाते हैं कि आप उसको सच मान लोगे। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने जून 2020 में कोरोनिल नाम की एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च कर दी, जिसका प्रमोशन ये बोलकर किया जा रहा था कि ये दवा क्लिनिकली ट्रायल्स के थ्रू टेस्ट की गई और कोविड-19 का 100% इलाज करने में सक्षम। मजे की बात यह है कि दवा जून 2020 में लॉन्च कर दी गई थी
और उस टाइम कोविड-19 भारत में बिल्कुल अर्ली स्टेज पर था। इतनी जल्द पतंजलि ने क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिए थे और दवा भी बना ली थी। जब पतंजलि से मेडिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट मांगी गई तो इन्होंने कोई भी रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाई और ना ही इसका कोई एविडेंस दिया। बाद में ब्रॉडर साइंटिफिक मेडिकल बॉडीज ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, ने भी इस दवा पर अपने कंसर्न जताए और बोला कि कोरोनिल को एक ट्रेडिशनल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज कोविड-19 के इलाज के रूप में नहीं किया जा सकता। बाद में पतंजलि आयुर्वेद को अपने मार्केटिंग क्लेम को रिवाइज करना पड़ा। मतलब चंद पैसे कमाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनको इस बात की भी शर्म नहीं आती कि इनके द्वारा फैलाए गए र्यूमर से किसी की जान भी जा सकती है। ये तो मैंने एक न्यूज बताई है, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग दवाइयों को प्रमोट किया गया जो किसी भी प्रकार से साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं थी। इसके अलावा कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबाओं ने भी कोविड-19 का इलाज बताना शुरू कर दिया था, जैसे स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कि हिंदू महासभा के लीडर हैं। इन्होंने तो बता दिया कि गौमूत्र पीकर कोविड-19 को ठीक किया जा सकता है। ये सब सुनकर तो गौमूत्र भी बोल रहा होगा कि बाबा जी बस करो, कितना फेंकोगे। कुछ साइको और अनएजुकेटेड लोग तो इनका यूज अपने इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ऐसा करने में उनको मजा आता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी से कितना नुकसान हो सकता है। जैसे अर्ली ईयर 2018 में व्हाट्सएप पर एक फेक न्यूज सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है कि बच्चे किडनैप करने के लिए कुछ लोग गैंग बनाकर घूम रहे हैं। ये लोग बच्चों को पकड़कर उन्हें बेच देते हैं या फिर उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। इस न्यूज को फैलाने के लिए वार्निंग मैसेज का यूज किया जाता है। कुछ बहुत पुराने या फिर किसी दूसरी कंट्री के वीडियोज जिन्हें चाइल्ड किडनैपिंग से रिलेट करके भेजा जाता है। इनको इस तरह से दिखाया जाता है कि मानो ये किडनैपिंग हमारे देश में ही हो रही। नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादातर रूरल एरिया के लोग डर जाते हैं और किसी भी अननोन आदमियों के ग्रुप या फिर ट्रैवलर्स पर अटैक करने लगते हैं। 18 जून 2018 की आसाम की एक खबर है, जहां पर दो व्यक्ति, निपोल दास जो कि एक ऑडियो इंजीनियर थे और अभिजीत नाथ जो कि एक डिजिटल आर्टिस्ट थे, जब ये रास्ता पूछने के लिए किसी जगह पर रुकते हैं तो लोग इनको चाइल्ड किडनैपर समझ बैठते हैं और इनकी पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। ये र्यूमर इतनी तेजी से फैलती है कि पूरे देश से ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आना शुरू हो जाती हैं। महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में भीड़ के द्वारा 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। रीजन वही सेम, भीड़ इनको चाइल्ड किडनैपर समझ बैठती है। इस केस में 35 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से 7 लोगों को उम्र कैद की सजा होती है। एक और केस हैदराबाद से आता है, जहां पर लोग एक ट्रांसजेंडर वुमेन को चाइल्ड किडनैपर समझकर पीट देते हैं, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। इस तरह की और भी खबरें पूरे देश से आने लगती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मल्टीपल टाइम्स पब्लिक वार्निंग इशू करती है और लोगों से अपील करती है कि इस तरह की र्यूमर्स पर विश्वास न करें। व्हाट्सएप भी र्यूमर्स को कर्ब करने के लिए मैक्स फॉरवर्ड लिमिट को 20 से घटाकर 5 कर देता है, और फिर भी जब केस आने कम नहीं होते तो मैक्स फॉरवर्ड लिमिट को 5 से घटाकर 1 कर दिया जाता है। टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। अगर हम गलत जानकारियों के फैलने के मीडियम की बात करें तो इसमें पब्लिक स्पीचेज, सेंसर्ड मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, पेड प्रमोशन, प्रोपोगंडा जैसी चीज़ें शामिल हैं। इन सब से हटकर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी फेक नैरेटिव को जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। जैसे रेसलर प्रोटेस्ट के टाइम पर जब कई सारे रेसलर्स को इंक्लूडिंग गीता फोगाट एंड संगीता फोगाट को पुलिस घसीटते हुए अरेस्ट करती है और पुलिस बस में डिटेन कर लेती है, तो विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के द्वारा एक सेल्फी ली जाती है। इस इमेज को सेम डे 28 मई 2023 को 12:31 पर पोस्ट किया जाता है, जिसमें वो बहुत दुखी और उदास दिख रही हैं। इस पोस्ट के 90 मिनट बाद ही एक दूसरी AI जनरेटेड फोटो ट्विटर पर पोस्ट की जाती है। ये पिक भी पहली पिक से बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें उदास दुखी चेहरों की जगह पर स्माइलिंग फेसेस होते हैं और पोस्ट के नीचे लिखा होता है कि ये लोग प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इनको नेशनल गेम्स में न खेलना पड़े, इसी के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक बार फिर से फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही थी
और किसी के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया जा रहा था। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुखी चेहरे को हंसते हुए चेहरे में बदला जा सके। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर फेस ऐप का यूज करके बिल्कुल सेम इमेज को जनरेट करके भी देखा गया था। इस पिक को कई सारे बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दी। ये तो कुछ एक इंसिडेंट है फेक न्यूज सर्कुलेशन के। ऐसे हजारों इंसिडेंट भरे पड़े हैं जिनको टाइम टाइम पर डिबंक किया जाता रहता है। अब आप लोग कहोगे कि ठीक है, ये सब कहानी तो हो गई, इसका निवारण क्या है, कैसे हम अपने आप को इसमें ट्रैप होने से बचा सकते हैं। तो देखो, इससे बचने का कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, क्योंकि इसको कंज्यूम करने वाला व्यक्ति एक मिट्टी खेलने वाले बच्चे की तरह होता है, जिसे इस बात की परवाह ही नहीं होती कि ये मिट्टी उसे गंदा और बीमार कर सकती है। फिर भी कई ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके फेक न्यूज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि किसी भी न्यूज या वीडियो या फिर इमेज को देखकर उसे तुरंत इमोशनली अटैच मत हो जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से इमोशनली अटैच होगे उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं कि आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसी प्रकार से की जाती हैं कि आप इसमें इमोशनली ट्रैप हो जाएं। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी न्यूज मिल जाए जो आपके पक्ष को सही साबित करती हो, तो एक्साइटमेंट में आकर उसे चारों तरफ शेयर करना मत शुरू कर दीजिए। किसी भी न्यूज के सोर्स का पता लगाना चाहिए और वो सोर्स एक रिपीटेड सोर्स होना चाहिए। हो सके तो मल्टीपल रिपीटेड सोर्सेज से किसी पर्टिकुलर न्यूज को वेरीफाई करना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स जैसे स्नोप्स, factcheck.org एंड रिटर्स फैक्ट चेक इस काम में आपकी सहायता कर सकती हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिना किसी एविडेंस के किसी भी जानकारी को पब्लिश कर देती हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए। कुछ कॉमन मिस इन्फॉर्मेशन टैक्टिक्स जैसे डीप फेक, सेलेक्टिव एडिटिंग और मिसलीडिंग स्टैटिक्स से सावधान रहना चाहिए। डीप फेक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी वीडियो या इमेज में दिखाए गए व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे से बदल दिया जाता है। इसमें एक एल्गोरिदम होता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, उसका यूज किया जाता है। सेलेक्टिव एडिटिंग का मतलब होता है किसी वीडियो का कुछ पार्ट या कुछ वर्ड्स को निकाल देना या फिर उनको रीऑर्डर कर देना, जिससे उनको मैनिपुलेट करके एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा सके। सोशल मीडिया पर अगर आप कोई ऐसी गलत न्यूज, वीडियो या इमेज देखते हैं जो किसी फेक नैरेटिव को बना रही हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिपोर्टिंग टूल का यूज करके इनकी तुरंत रिपोर्ट करिए और ऐसे वीडियोज और इमेजेस को लाइक और शेयर मत करिए, ना ही इन पर कोई कमेंट करिए, क्योंकि इससे इनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब फेक न्यूज़ का इशू इतना बड़ा इशू है तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं। तो देखो, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर इसको हैंडल कर रही है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के अनुसार सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आउटलेट्स के लिए ये प्रोविज़न है कि वो ऐसे कंटेंट जो कि फॉल्स हैं और मिसलीडिंग है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और रिमूव करेंगे। इसके साथ साथ इस प्रकार की कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए एक ग्रीवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारियां फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ डिफेमेशन, पब्लिक मिसचीफ, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन से संबंधित धाराएं लगाकर केस भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन फेक न्यूज का ऑपरेशन ज़्यादातर एनोनिमस सोर्सेज से होता है, जिसकी वजह से इनको ट्रैक कर पाना बेहद कॉम्प्लिकेटेड होता है। और कई बार तो फेक न्यूज किसी दूसरी कंट्रीज से फैलाई जाती हैं। इसके लिए उस देश की गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये भी एक नियर अबाउट इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है।